नमस्कार, मैं इरेश पांडे शब्द बीज के अड्डे पर आपका स्वागत करता हूँ। आशा है लॉकडाउन 4 में आप स्वस्थ होंगे। शब्द बीज का ये पहला वीडियो है। शब्द बीज का उद्देश्य है ऐसे साहित्यकारों से आपका परिचय कराना जो अपनी बनाई हुई लीक पर फर्श से अर्श पर पहुँचे। आज हम एक ऐसे ही साहित्यकार को लेकर के आए हैं जो बनारस की गलियों में रुमाल बेचते हुए राष्ट्रपति भवन में पद्मश्री पुरस्कार लेने तक पहुंचा। जी हाँ, एक ऐसा साहित्यकार जिसने कहा था कि मैं आज नहीं तो कल, कल नहीं तो परसों, परसों नहीं तो बरसों बाद डायनासोर के जीवाश्म की तरह पढ़ा जाऊंगा। जी हाँ, मैं बात कर रहा हूँ हनुमान प्रसाद शर्मा उर्फ मनु शर्मा की। मनु शर्मा का जन्म सन 1928 अकबरपुर फैजाबाद जिले में हुआ था। मनु शर्मा का पूरा जीवन संघर्ष के अंदर ही बीता, संघर्ष करते हुए ही बीता। मनु शर्मा जब बनारस आए तो उन्हें भोजन 2 वक्त की रोटी की जुगाड़ में अपनी जिंदगी खपानी पड़ी। मनु शर्मा चौक गोदौलिया की गलियों पर रुमाल रखकर उसे बेचा करते थे। उससे जो उनको पैसे प्राप्त होते थे उसे वो अपने जीवन यापन के रूप में स्वीकार करते थे। उसी वक्त उनकी मुलाकात वाराणसी में बेढप बनारसी जी से हुई। बेढप बनारसी की नज़र उन पर पड़ी। उन्होंने पता नहीं उस युवा में क्या देखा और वो उसे अपने साथ ले आए। उसके बाद मनु शर्मा को उन्होंने टेम्प्रोरी डीएवी में लाइब्रेरी के रख रखाव में कार्य दे दिया। मनु शर्मा का जो युवा मन था वो शुरू से ही साहित्य के प्रति था। साहित्य के प्रति उनका झुकाव कुछ ऐसा था कि उन्होंने डीएवी कॉलेज की लाइब्रेरियों की सारी किताब जो है उस वक्त पढ़ डाली। उसका रख रखाव झाड़ पोछ करते करते यह युवा लगभग 10,000 किताबें पढ़ गया। वहीं से एक कहना चाहिए कि उनके जीवन में चमत्कार जैसी बात हुई और उनका पूरा का पूरा मन जो है साहित्य के प्रति रमने लगा और वो जो है छोटी छोटी कहानियों से जो है शुरुआत करने लगे। उनकी कहानियाँ इतनी प्रसिद्ध तो नहीं हुई जितना उनके उपन्यास प्रसिद्ध हुए हैं, लेकिन शुरुआती दौर में उन्होंने लिखी कहानियाँ ही थी। उसके बाद धीरे धीरे वो बेढप बनारसी के और नज़दीक आते गए और उन्होंने वहीं से जो है पढ़ाई, उन्होंने अपने अपना ग्रेजुएशन उन्होंने जो है वहीं से शुरू किया और ग्रेजुएशन पास भी उन्होंने किया। और कुछ समय बाद वो डीएवी में ही अध्यापक हुए। शुरू में बनारस में छोटी छोटी अड़ियाँ लगती थीं साहित्यकारों की। उसमें एक प्रमुख अड़ी हुआ करती थी हिंदी प्रचारक संस्थान, जिसे कृष्णचंद्र बेरी चलाते थे पिसाच मोचन पर। हिंदी प्रचारक संस्थान स्थानीय लेखकों के उपन्यासों को छापता था और एक उनका बेरी साहब का क्लब चला करता था। वो पाठकों का क्लब जो है उस समय हिंदी भाषी क्षेत्र बिहार, मध्य प्रदेश और यूपी के जो है कस्बाई इलाके थे वहाँ तक फैला हुआ था। लगभग 5,000 जो है पाठक जो है उनके क्लब में हुआ करते थे और उनके द्वारा छापी हुई किताबें हिंदी प्रचारक संस्थान की जो होती थी वो सीधे 5,000 लोगों तक पहुँचा करती थी। तो बेरी साहब ने जो है उनकी किताबों को जो है उपन्यासों को जो है छापना शुरू किया। सबसे पहले प्रचारक संस्थान से अभिशप्त कथा, उसके बाद कृष्ण की आत्मकथा शुरू में 4 खंड में जो है हिंदी प्रचारक संस्थान से ही छपे थे। बाद में जो है शर्मा जी जब उनके बहुत अच्छे दिन आए तो उसके बाद वो दिल्ली चले गए। दिल्ली में प्रभात प्रकाशन ने जो है उनकी किताबों को छापना शुरू किया। लेकिन शुरू में बेरी साहब ने हिंदी प्रचारक संस्थान ने जो है अभिशप्त कथा, एक लिंग का दीवान, जो सामाजिक और ऐतिहासिक नावल थी, उसके अलावा जो है द्रौपदी की आत्मकथा, द्रोण की आत्मकथा जैसे प्रमुख उपन्यास छापे। गांधी लौटे उनका निबंधात्मक इंटरेस्टिंग उससे उपन्यास कहना चाहिए किताब थी। उसके बाद एक और सामाजिक नावल वहीं हिंदी प्रचारक संस्थान से ही पब्लिश हुई, मरीचिका।
मरीचिका के बाद उनकी जो अगला उपन्यास जो आया वो था कर्ण। कर्ण को जो है विश्वविद्यालयों में भी जगह मिली, हाँ, पाठ्यक्रम में जगह मिली। और कर्ण की आत्मकथा के बाद जहाँ तक मुझे याद आता है कि उन्होंने एक जो है गांधारी लिखा। गांधारी की आत्मकथा जो है वो जो है दिल्ली से ही छपी। इसके अलावा शिवानी का आशीर्वाद, राणा सांगा और 3 प्रश्न, ये उनके उपन्यास थे। और ये उपन्यास भी शुरू में जो है हिंदी प्रचारक संस्थान से ही छपे थे। बाद में पोस्टर उखड़ गया, भी हिंदी प्रचारक संस्थान से आया। महात्मा और दीक्षा कहानी संग्रह थी जो उन्होंने बहुत शुरू में लिखी थी, बाद में वो पब्लिश हुई है और वो किताबें जो है दिल्ली से प्रकाशित हुई। बाद में उनकी सारी किताबें ही, हाँ, प्रभात प्रकाशन ने छापी, दिल्ली से प्रकाशित हुई। लेकिन एक दुख की बात हुई कि इतनी किताबें लिखने के बावजूद जो एक नजरिया जो है आलोचकों का उपन्यासकारों के प्रति, या जो है बनना, जो नरेंद्र कोहली के प्रति बना, या जो है अन्य उपन्यासकारों के प्रति बना, वो नजरिया जो है वो मनु शर्मा के प्रति कभी नहीं बन पाया। ये दुख की बात थी। जबकि मनु शर्मा में कल्पना शक्ति की वो प्रतिभा थी कि उनकी कल्पना शक्ति से उतारे गए ये ऐतिहासिक, ये पौराणिक पात्र जो है वो सीधे सीधे आत्मकथात्मक शैली के माध्यम से पाठकों से जुड़ जाया करते हैं और जुड़ जाते हैं। जो उस पात्र का बोध होता है, वो सीधा बोध जो है पाठकों से जो है होता है। पाठक जो है अपने आप में वो पात्र महसूस करता है। यही वजह थी कि कृष्ण की आत्मकथा 8 खंडों में प्रकाशित हुई और 8 के 8 खंड जब भी पाठक पढ़ता है तो वो अपने आप को कृष्ण के रूप में देखने लगता है। यह कमाल, यह जादुई कल्पना शक्ति मनु शर्मा में थी। मनु शर्मा को साहित्य अकादमी कभी नहीं मिला। मनु शर्मा को यह जरूर है कि उत्तर प्रदेश हिंदी संस्थान ने लोहिया सम्मान से सम्मानित किया, केंद्रीय हिंदी संस्थान आगरा ने सम्मानित किया, लेकिन बहुत सारे बेहतरीन साहित्यकारों को अकादमी नहीं मिल पाता है। इसका मतलब यह कतई नहीं है कि उनमें वो दमखम नहीं था जो अकादमी प्राप्त पुरस्कृत लेखकों में होता है। बावजूद इसके मनु शर्मा ने महाभारत के पात्रों को, विशेष रूप से कृष्ण, कर्ण, द्रौपदी और द्रोण, उसको एक अपने अलग एंगल से देखा और उनके माध्यम से महाभारत को उन्होंने एक अलग एंगल से देखा। यह जो अलग एंगल था उसमें कहीं कहीं कल्पना शक्ति जो है, हाँ, वो समाहित होती है और वो अद्भुत, जिसको मैं जादुई कल्पना कहता हूँ, हाँ, वो सीधे सीधे उन पात्रों को धरातल पे लाती है, उन्हें नाटकीयता में जो है ढालती है। उन्हें, अगर हम कृष्ण को देवता मानते हैं तो आप कृष्ण की आत्मकथा पढ़ेंगे तो आपको वो वास्तविक चरित्र, वो नाटकीय चरित्र जो है नजर आएगा। जो उनके उपन्यासों की नाटकीयता है वो इतनी, उसका पुट इतना, उसका रंग इतना गहरा हो जाता है कि पाठक जो है उसमें डूबने लगता है। अब पाठक इस तरह से पूरे उपन्यास में पृष्ठ दर पृष्ठ डूबता और उतरता है कि अंत में जो है वह अपने आप को चरित्र जो है पाठक में समाहित हो धीरे धीरे होने लगता है। अभिशप्त कथा उनकी ऐसी ही एक अद्भुत नॉवेल थी जो कच्छ और देवयानी के प्रेम पर आधारित थी। कच्छ, देवयानी, शर्मिष्ठा, मुख्य रूप से इसके 3 पात्र थे और सुर असुर संग्राम के दौरान संजीवनी की आवश्यकता पड़ने पर बृहस्पति पुत्र कच्छ जो है वो शुक्राचार्य के शिष्यत्व में जाते हैं और किस तरह से जो है उनकी यहाँ संजीवनी विद्या प्राप्त करने की जो उनकी नाटकीय जुगत होती है, उसमें वो सफल होते हैं और अंत में देवयानी के श्राप से यह समाप्त होता है उपन्यास। यह भी अपने आप में एक पौराणिक उपन्यास, महाभारत से थोड़ा अलग हटके रहा, लेकिन अपने आप में उनके बेहतरीन उपन्यासों में से एक शुमार होना चाहिए। मनु शर्मा को बाद में 2014 में पद्मश्री मिला। सीधे उनको पद्मश्री ही मिला, जो बड़े पुरस्कारों में कहना चाहिए। मैं फिर कहता हूँ अकादमी उन्हें नहीं मिला। बावजूद उसके, अगर उपन्यास के इतिहास को देखा जाए
तो उसमें मनु शर्मा के उपन्यासों की गिनती भले ही आलोचकों ने नहीं स्वीकार की, लेकिन जिन पाठकों ने उन्हें पढ़ा उन पाठकों ने उन्हें स्वीकार किया। तो आज हमने आपको मनु शर्मा से परिचित कराया और मनु शर्मा के उपन्यासों से परिचित कराया, और मेरी आपसे शब्दबीज की तरफ से और व्यक्तिगत रूप से भी गुजारिश है कि आप मनु शर्मा के उपन्यासों को अपने जो कामकाजी समय है उससे थोड़ा बहुत समय जो है कहानियों, उपन्यासों, कविताओं के लिए भी निकालिए और मनु शर्मा को पढ़िए। हो सकता है कि किताबें जो है, शब्द जो है, मैं हमेशा कहता हूँ वो ऐतिहासिक दस्तावेज होते हैं, समय के गवाह होते हैं। हो सकता है कि वो आपको मानसिक शांति के साथ साथ विचार और सोचने की नई दिशा भी प्रदान करें। अपनी संस्कृति को, अपने पौराणिक इतिहास को समझने का यह एक बेहतरीन नज़रिया है। इसी के साथ मैं एक दूसरे लेखक के सिर्फ उपन्यास पे बात करूंगा, और वह उपन्यास जो है वो दलित विमर्श पर आधारित है और सर्वथा उनका सर्वाधिक मौलिक उपन्यास है। जी हाँ, मैं बात कर रहा हूँ नच्चो बहुत गोपाल की। नच्चो बहुत गोपाल अमृतलाल नागर द्वारा लिखा उपन्यास है। अमृतलाल नागर वैसे भी हिंदी साहित्य के बड़े दिग्गज माने जाते हैं। उनके उपन्यास, व्यंग, संस्मरण, बाल साहित्य, अलग अलग विधाओं में उन्होंने बहुत कुछ लिखा है, लेकिन नच्चो बहुत गोपाल अपनी विशिष्ट शैली में सर्वथा नवीनतम और धरातल पर मानवीय संवेदना का जीता जागता उदाहरण है। नच्चो बहुत गोपाल इलाहाबाद की पृष्ठभूमि में लिखा हुआ उपन्यास है। इसकी जो थीम है वो है कि नरेंद्र कोहली के यहाँ एक मेहतर थी जो काम धाम करती थी, बाथरूम और सफाई का जो है काम करती थी, निर्गुनिया। तो निर्गुनिया अक्सर उनके यहाँ आया करती थी, साफ सफाई करती थी। तो ऐसे ही आप रोज रोज जाते हैं, थोड़ा ध्यान आ जाता है। इसी तरह एक दिन उनका ध्यान गया, निर्गुनिया जो है बहुत शुद्ध उच्चारण में जो है वो संस्कृत के श्लोक जो है पढ़ रही थी पूजा के सामने। नवरात्र का समय था। तो अमृतलाल नागर अचंभित रह गए कि भाई मेहतर क्लास का जो है व्यक्ति है और जो है ये औरत जो है इतना बढ़िया श्लोक इतने अच्छे तरीके से कैसे पढ़ रही है। तो उन्होंने निर्गुनिया से पूछा कि भाई तुम इतना अच्छा श्लोक कैसे पढ़ रही हो उनके दिमाग में। तो उसने कोई जवाब नहीं दिया, बाबूजी पढ़ लेती हूँ, तो आप ही लोगों से सुन करके। उन्होंने कहा ठीक है। फिर इसी तरह 2-3 सप्ताह बीते, फिर उन्होंने देखा एक बार फिर जो है वो पूजा कर रही है। सब काम धाम करने के बाद हाथ जोड़ के उसने कोई 2 लाइन का श्लोक पढ़ा। उसके संस्कृत के इतने स्पष्ट उच्चारण से उन्हें लगा कि ये मेहतर या भंगी नहीं हो सकती है। जहां वो रहते थे उसके नजदीक में ही निर्गुनिया रहती थी, एक भंगी बस्ती थी। और नागर साहब जो है रिपोर्टर की तरह जो है पहुंच गए भंगी बस्ती में। अब इस उपन्यास में जो भंगी बस्ती का चित्रण किया है, जो रहन सहन का चित्रण उन्होंने किया है, वो अद्भुत है और सर्वाधिक वास्तविक है। तो वहां देखते हैं निर्गुनिया पहले तो उनसे मिलने को इस तरीके से तैयार नहीं होती है, और फिर जो है निर्गुनिया को शराब पीने का बड़ा शौक रहता है। वो कुछ शराब की बोतल ले जाते हैं और फिर जो है निर्गुनिया थोड़े थोड़े अपनी जो है जिंदगी के परख खोलती है, और जब परख खोलती है तो वो अद्भुत होती है। निर्गुनिया मूल रूप से एक ब्राह्मण परिवार में जन्मी हुई औरत होती है, और उसका बचपन जो है वो उसमें बचपन में उसकी माँ गुजर जाती है। समय के साथ पिता भी उसके एक्सपायर हो जाते हैं और वो अपने नाना के पास जाती है, और नाना भी उसके जो है कुछ समय बाद एक्सपायर होते हैं। बाद में समय की मार उसको जो है वो एक सेठ के यहाँ पहुँचा देती है। सेठ के यहाँ जो भी चित्रण है आप उस उपन्यास में पढ़ेंगे तो आपको पता लगेगा। और वह नाटकीय रूप से जो है एक बड़े बूढ़े जो है, बुजुर्ग जो है,
सेठ से जो है ब्राह्मण परिवार में ब्याह दी जाती है। वहाँ ब्याहने के बाद जो है वह जो बड़ा सेठ रहता है वो उसको हमेशा बंद करके रखता है एक कमरे में। जब भी वो बाहर जाता है वो घर में अकेला रहता है, और जब भी वो बाहर जाता है वो उसको जो है एक कमरे में बंद करके जाता है। निर्गुणा अपने यौवन काल में अदिति सुंदरी रहती है और वो जो है हमेशा इस डर से जो है वो बंद करके जाता है। अब 1 दिन बीतता है, 2 दिन बीतता है, 4 दिन बीतता है, 10 दिन बीतता है। अब बंद कमरे में पिंजरे में उसकी छटपटाहट एक जो है हर रोज दिन प्रतिदिन जो है बढ़ती जाती है। होता क्या है कि प्रतिदिन जो एक मेहतर साफ सफाई करने के लिए आया करती थी, हाँ, उसकी जगह एक दिन जो है मोहन नाम का जो है एक नया मेहतर आता है। उसकी मोहन से मुलाकात होती है, धीरे धीरे मोहन से बोलचाल होती है, और उस अकेलेपन में हाँ मोहन ही एक ऐसा व्यक्ति होता है जो उसके दर्द को जो है बांटता है। धीरे धीरे मोहन निर्गुनिया को पसंद करने लगता है और निर्गुनिया जो है वो मोहन को पसंद करने लगती है। दोनों प्लान बनाते हैं और मोहन जो है निर्गुनिया को लेकर के भाग जाता है। भागने के बाद जो है जब निर्गुनिया और मोहन भाग जाते हैं तो सवर्ण जो ब्राह्मण ठाकुर जो समाज होते हैं उसमें एक प्रतिक्रिया होती है। उस प्रतिक्रिया कुछ दिन तक चलती है, सारी चीज़ें चलती हैं, हाँ। फिर धीरे धीरे समय के साथ प्रतिक्रियाएं तो शांत हो जाती हैं, लेकिन मोहन जो है वो जिंदगी भर भागा भागा ही फिरता है। लेकिन शुरुआती दौर में जो चित्रण है कि जब मोहन के साथ वो भंगी बस्ती में जाकर रहने लगती है, निर्गुनिया देखिए एक ब्राह्मण कुल में जन्मी हुई है, संस्कार उसके ब्राह्मण है, पिता उसके ब्राह्मण है, नाना उसके पुजारी टाइप के ब्राह्मण रहे हैं, बावजूद उसके जब वो भंगी बस्ती में जाती है 1 दिन बीतता है, 2 दिन बीतता है, 3 दिन बीतता है। कुछ समय बीतने के बाद जो है उसको मोहन समझाता है कि भाई ऐसा है कि अब तुम भंगी बस्ती में हो तो तुम्हारे ये ब्राह्मण संस्कार जो है ये नहीं चलेंगे। तुम थोड़ा साफ सफाई जो है और ये घर का बाथरूम की साफ सफाई किया करो। धीरे धीरे निर्गुनिया लैट्रिन बाथरूम साफ करना शुरू करती है और धीरे धीरे हाँ कर्म से जो है हाँ वो भंगी संस्कारों में परिवर्तित हो जाती है। धीरे धीरे उसके संस्कार जो है भंगी और मेहतर के जो है होने लगते हैं और वहाँ का जीवन यापन जो है उसमें वो ढल जाती है। फिर समय जो है हाँ उसकी मार फिर पड़ती है निर्गुनिया पर, हाँ, और नाटकीय रूप से जो इसमें चरित्र का कथा गुम्फन किया गया है उस गुम्फन में जो है हाँ, एक घटना अकस्मात घटती है और मोहन जो है वो भाग जाता है। मोहन भाग जाता है और निर्गुनिया जो है फिर अकेली हो जाती है। मोहन जो है जिंदगी भर भागता ही रहता है और उसका अंत जो है वो एक डाकू के रूप में होता है और फिर मोहन की अंत में मृत्यु हो जाती है। लेकिन निर्गुनिया मोहन के 2 बच्चों को जन्म देती है और दोनों बच्चे जो है हाँ बड़े पोस्ट पे पहुंचते हैं, सरकारी पोस्ट पर पहुंचते हैं। लेकिन निर्गुनिया फिर भी जो है अपना मूल जो कर्म बोध है हाँ जो मेहतरी है वो करती रहती है। वो अभी भी भंगी बस्ती में रह रही है। बच्चे उसके बड़े बड़े आलीशान कोठी में पहुंच जाते हैं, बच्चों का आना जाना सारी चीज़ लगी है। धीरे धीरे ये पूरी कहानी जब नागर साहब को पता लगती है तो वो इसे जो है अपने उपन्यास में ढालते हैं और उनके माध्यम से निर्गुनिया का जो पात्र है वो वर्ल्ड फेमस होता है। आज मैं आपको बता रहा हूँ निर्गुनिया के पात्र के बारे में। तो मैंने आपको आज एक लेखक और एक किताब 2 चीज़ों के बारे में बताया, मनु शर्मा और नच्चियो बहुत गोपाल। मेरी आपसे फिर से गुजारिश है कि आप नच्चियो बहुत गोपाल पढ़िए। नच्चियो बहुत गोपाल आपको अमेजन पर मिल जाएगी, फ्लिपकार्ट पर भी मिलेगी। यह राजपाल प्रकाशन दिल्ली से जो है छपी हुई है। मूल रूप से 325 रुपये की यह किताब है और 328 पेज। बाकी मनु शर्मा के उपन्यासों के बारे में मैंने आपको बताया। काशी के प्रमुख उपन्यासकारों में से एक रहे। आपने बड़े बड़े अकादमी पुरस्कार प्राप्त उपन्यासकारों को पढ़ा होगा। समय निकालिए
और मनु शर्मा को पढ़िए। आशा है कि आप स्वस्थ रहेंगे, अपने काम में निरत रहेंगे और विचार उत्पन्न करिए। इस समय देश जो है ऐसे भी काफ़ी अहम मोड़ से गुजर रहा है, तो किताबें आपको जो है थिंकिंग और विचार देंगी। लगातार समय निकाल के किताबें पढ़ते रहिए। बहुत बहुत धन्यवाद।